नेक्स्ट है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस चैप्टर को हम हीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसमें जो सबसे पहली चीज जो बच्चों को पता होनी चाहिए दैट इज इंटरनल एनर्जी। क्या है? अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है? ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, सो इट इज एनर्जी possessed बाय बॉडी दैट इज सम ऑफ all the energies possessed by all the individual molecules of body। जितने मॉलिक्यूल हैं, हर मॉलिक्यूल की हर प्रकार की एनर्जी को जोड़ दो, जो कौन सी हो सकती है? ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी या रोटेशनल एनर्जी। तो जितने मॉलिक्यूल्स में जितने प्रकार की एनर्जीज हैं और इनटू सबकी सबकी एनर्जी जोड़ दो, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी को सीधा सीधा विजुअलाइज करना आपको, ये तो चलो एक बात हो गई। तो कोई एक इजी चीज चाहिए जिससे हम बोले कि इंटरनल एनर्जी बड़ी है कि घटी है। ठीक है, सो उसके लिए एक चीज बनाई गई, टेम्परेचर। क्या बनाया गया? सो जो इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बेसिकली टेम्परेचर खुद से नहीं बढ़ता, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्या बढ़ जाती है? इंटरनल एनर्जी। जब टेम्परेचर घटता है इसका मतलब उन मॉलिक्यूल्स की क्या घट गई है? इंटरनल एनर्जी। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए एक चीज बनाई गई, मैक्रोस्कोपिक चीज बनाई गई, दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी की यूनिट होगी कैलोरी या जूल, और एक कैलोरी क्या होती है? 4.2 जूल। कोई बड़ी बात नहीं इसमें। अब ठीक है, टेम्परेचर बनाया गया इंटरनल एनर्जी को कंपेयर करने के लिए, लेकिन वैसे हम टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। उसके बाद हीट में जो पहली चीज पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। क्या पढ़ोगे? तो जितने भी थर्मोमीटर बनाए गए हैं वो सारे इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हैं कि जो सॉलिड्स और लिक्विड है वो हीट होने पे क्या होते हैं? एक्सपैंड, और टेम्परेचर गिरने पे क्या होते हैं? कंप्रेस। तो कोई भी थर्मोमीटर है उसके अंदर कोई भी लिक्विड डाला जा सकता है, कोई भी लिक्विड डालो, और उसमें दो पॉइंट्स रखो, रेफरेंस पॉइंट। क्या रखो? एक को बोलते हैं लोअर पॉइंट, एक को बोलते हैं अपर पॉइंट। कन्वीनियंस के लिए जो लोअर पॉइंट रखा गया वो रखा गया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जिसका नाम होगा आइस पॉइंट। और अपर पॉइंट जो रखा गया दैट इज बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो उसको बोलते हैं स्टीम पॉइंट। तो आपके पास एक थर्मोमीटर है, उसमें कोई भी लिक्विड है, जब आइस बन रही है उसमें रख के एक मार्किंग कर दो, लोअर पॉइंट। जब पानी उबल रहा है उसमें रख के मार्किंग कर दो, अपर पॉइंट। और उसको कुछ डिविजन्स में बांट दो। किसमें बांट दो? तो जैसे फॉर एग्जांपल जो सेल्सियस था उसने आइस पॉइंट को नाम दिया 0 डिग्री सेल्सियस, स्टीम पॉइंट को नाम दिया 100 डिग्री सेल्सियस, और उसको कितनी डिविजन्स में बांट दिया? 100 डिवीजन में बांट दिया। अब अगर आप उसको किसी और बॉडी के सामने लेके जाओगे या साथ में टच करोगे या किसी लिक्विड के बीच में डालोगे, तो जितना उसके अंदर लिक्विड एक्सपैंड करेगा उसके हिसाब से आपको रीडिंग मिल जाएगी। तो क्या जरूरी है कि जो थर्मोमीटर होते हैं उसमें मरकरी ही डाली जाए? क्या आप उसमें पानी भी डाल सकते हो? क्या आप उसमें पानी डाल सकते हो? इश्नूर, अवनी, डाल सकते हैं। मैंने ये नहीं बोला डालते क्या, मैंने बोला डाल सकते हैं। डाल सकते हैं, नहीं रीडिंग गलत भी नहीं आएगी, रीडिंग सही आएगी। अगर हम थर्मोमीटर के अंदर सपोज मरकरी न डालें, पानी डालें, तो प्रॉब्लम क्या आएगी आपको? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, वो ज्यादा एक्सपैंड करता है, तो आपको बहुत बड़ा थर्मोमीटर चाहिए। बट जो भी अगर आप उसकी मार्किंग करोगे, आप बड़ा सा थर्मोमीटर बना लिया आपने, कैसे बना लिया? कि हम तो भी चक्कर ही कोई नहीं, हम तो बड़ा थर्मोमीटर रखेंगे घर में। तो आपने बड़ा थर्मोमीटर बना लिया, आपने उसको आइस आइस में रखा, आइस बकेट में 0 डिग्री आ गया, उबलते हुए पानी में रखा 100 आ गया, उसको 100 के बराबर बांट लिया। क्या वो गलत थर्मोमीटर है कि सही है? सही है, सही रीडिंग देगा। बात क्लियर है? बट इतना कन्वीनियंट नहीं ना इतना बड़ा थर्मोमीटर। हाँ, सो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? मरकरी। लेकिन अदरवाइज कोई भी लिक्विड डालो, कोई चक्कर नहीं होता। कई थर्मोमीटर में पुराने टाइम पे अल्कोहल डालते थे, कोई इशू नहीं था भाई, मेजर करना सौखा है, दिख जाती थी कहां तक जा रही है। तो मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, मतलब जो तुम्हारा, मैं रियली डाल देता हूँ
दूसरा कहाँ से इतना जोर लगाएंगे, जो भी था, मतलब चलो अब तुम उसको उस चीज पे इंटरेस्ट मत लो, मेन है कि उसमें आप ऐसा नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि मरकरी डालेंगे, मरकरी हैवी है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो छोटे से थर्मोमीटर से काम चल जाता है। ठीक है। सो बेसिकली जब भी आप थर्मोमीटर बनाओगे तो बेसिकली कोई आपसे पूछ ले वो बेस्ड किसके ऊपर होता है, एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड जो है वो हीट करके एक्सपैंड करेगा, टेम्परेचर गिरेगा तो वो कंप्रेस करेगा तो नीचे आ जाएगा, और किसी भी लिक्विड में डाल के आप क्या कहते हो। और दूसरा एक और रीजन है, आप कह सकते हो जो पानी है वो ग्लास के साथ चिपकेगा, एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टीज है ना, मरकरी चिपकेगा नहीं, तो पूरी की पूरी नीचे आ जाएगी। तो ये रीजंस हैं। और दूसरे नंबर पे अगर आप जो लोअर पॉइंट है उसको एक चाहिए, एक आपको अपर पॉइंट चाहिए, फॉर कन्वीनियंस लोअर पॉइंट कौन सा रखा गया, आइस पॉइंट, एंड अपर पॉइंट कौन सा रखा गया, स्टीम पॉइंट। तो जो सेल्सियस था उसने लोअर पॉइंट रखा 0 डिग्री सेल्सियस और अपर पॉइंट रखा 100 डिग्री सेल्सियस। जो केल्विन था कौन था, उसने लोअर पॉइंट रखा था 273.15 केल्विन। क्या रखा था, क्या बात क्लियर है? टेक्निकली उसने कोई अपर पॉइंट रखा ही नहीं था, उसने उसको 100 डिविजन्स में ऊपर तक मार्क कर दिया, बट कोई बात नहीं, अगर आप मानना चाहते हो तो आप अपर पॉइंट को मान लो 373.15। क्या बात क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे कई बार वो, चलो छोड़ो इस चीज में बाद में आता हूँ। केल्विन ने कौन सा माना था लोअर पॉइंट, 0.15। ये कौन सा था, ये लोअर पॉइंट। लोअर पॉइंट कौन सा होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट। कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है कि बाद में इसको चेंज करके 273.16 कर दिया था, ऐसा क्यों करा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बाद में क्यों करा मैं आपको बता देता हूं। वैसे ये कम ही चांस है, एनसीईआरटी में गिवन है, पर कम चांस है स्कूल वाले पूछेंगे, हमने डिस्कस किया था। 273.15 है मेल्टिंग ऑफ आइस। क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर के साथ चेंज कर जाता है, लो प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्या बात क्लियर है? ठीक है। जो 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है या 273.16 होता है, दैट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो ना प्रेशर से चेंज होगा ना टेम्परेचर उससे चेंज होगा। सो बेसिकली आपसे कोई पूछने नहीं वाला, लेकिन अगर आपसे किसने पूछ लिया, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है कि केल्विन ने रखा था 273.15, बाद में 273.16 क्यों कर दिया, बिकॉज 273.16 इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर विच इज कांस्टेंट, 273.15 is melting point of ice which changes with pressure। इतना लिखना है तुम। क्या बात क्लियर है? वैसे तुम याद रखो कितना होता है, 273 ही होता है, 0.15 भी हम कैलकुलेशन में इग्नोर करते हैं। क्या बात क्लियर है? ठीक है। अब कोई भी टेम्परेचर हो उसके लिए टेम्परेचर इन एनी स्केल माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, ये कांस्टेंट होता है। इसको याद कर लेना, इसको रबड़ पे लिख लेना जिस पे हम सब कुछ लिख रहे हैं। तो टेम्परेचर इन एनी स्केल माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, ये किसी भी स्केल के लिए क्या होगा, कांस्टेंट। तो जब भी आपको कन्वर्जन करनी है तो आप लिखो टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस माइनस 0 अपॉन अपर माइनस लोअर को नंबर ऑफ डिविजन भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? तो सेल्सियस में Tc माइनस 0 अपॉन 100 विल बी इक्वल टू, अच्छा फ़ारेनहाइट भाई साहब ने भी तो करा था। फ़ारेनहाइट भाई साहब ने लोअर पॉइंट को 32 फ़ारेनहाइट बोल दिया और अपर को क्या बोल दिया, 212, और उसने कितने डिविजन्स में बांटा था कशिश इसको, 180। सो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस लोअर पॉइंट अपॉन 180 विल बी इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 अपॉन 100। तो ये आप उस वाले कांस्टेंट वाले से ये इक्वालिटी बना लोगे, जिन दो का कन्वर्जन पूछा आप 1 मिनट से निकाल लो, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ऐसा सच नहीं है। जैसे क्वेश्चन है कन्वर्ट 37 डिग्री इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, तो आप लिख लो Tc माइनस 0 अपॉन 100 विल बी इक्वल टू Tf माइनस 32 अपॉन 180। क्या बात क्लियर है? सो केल्विन को डाल सेल्सियस को डाल दो 37, वहां से सॉल्व करके Tf निकाल लेना, 98.6 फ़ारेनहाइट आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, जो बॉडी का सही टेम्परेचर होता है। सो बॉडी का सही टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट विच इज अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन तो आप सीधा भी कर सकते हैं, सेल्सियस में 273 जोड़ दिया करो, केल्विन बन जाता है, 273 माइनस कर दो, वो सेल्सियस बन जाता है। एक और क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर
will the Celsius and Fahrenheit show same reading? तो भाई दोनों की टेम्परेचर की रीडिंग T कर दो, T minus 0 upon 100, that will be equal to T minus 32 upon 180. कैलकुलेट करके निकाल लेना, T आएगा -40. -40 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर माइनस फ़ारेनहाइट होता है. एक बार प्लीज रीड करो. नेक्स्ट इज थर्मल एक्सपेंशन. क्या है? फिलहाल हम यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे सॉलिड्स की. किसकी पढ़ेंगे? नेक्स्ट इज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स. किसकी है? ठीक है. जो सॉलिड है, जब आप उसको हीट एनर्जी देंगे, क्या देंगे? जब आप उसको हीट एनर्जी देंगे तो जो उसके एटम्स हैं वो स्लो हो जाएंगे वाइब्रेट करना के, और तेज हो जाएंगे, और तेज हो जाएंगे. जब वो वाइब्रेशन अपनी बढ़ा देंगे तो उनको और जगह चाहिए वाइब्रेट करने के लिए, कि अब कम जगह चाहिए? और जगह चाहिए. तो जब उनको ज्यादा जगह चाहिए तो वो हमेशा क्या होंगे? एक्सपैंड. क्या होंगे? सो व्हेन सॉलिड इज हीटेड, vibration of atoms in solid increase. This increase in vibration of atoms of solid about their mean position increases the total volume of solid, and hence the solids expand on heating due to increase in kinetic energy of atoms. अब बढ़ेगा तो सब में वॉल्यूम. क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम. लेकिन जो रॉड जैसी चीजें हैं, वायर जैसी चीजें हैं, उसमें मेन तो हमें लेंथ ही नजर आती है ना, बिकॉज उसका एरिया एज कंपेयर टू लेंथ क्या होता है? नेग्लिजिबल. बढ़ता तो पूरा वॉल्यूम है, लेकिन एरिया में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, नेग्लिजिबल सा फर्क पड़ रहा है. सो हम मेन चीज नोट करेंगे वो होगी चेंज इन लेंथ. तो जो रॉड जैसी वायर जैसी चीज हो, जिसकी लंबाई हो L, क्या हो? और अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दें डेल्टा T से, तो उसमें जो चेंज इन लेंथ आती है वो आती है L अल्फा डेल्टा T. यानी चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ. ओरिजिनल लेंथ ज्यादा है तो वो ज्यादा एक्सपैंड करेगी, कम है तो कम करेगी. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. आप ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा लेंथ बढ़ेगी, कम बढ़ाओगे तो कम बढ़ेगी. एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह लो, या डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल. कुछ मटेरियल ज्यादा एक्सपैंड करेंगे, कुछ कम करेंगे. कुछ अलॉय ऐसे बना लिए गए हैं जो कंप्रेस भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात जो करते हैं इनफैक्ट. सो बेसिकली वो जो मटेरियल वाला फैक्टर है दैट इज अल्फा. उसको क्या होता है? तो वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. क्या होगा? That depends upon nature of material. जो किस पे डिपेंड करेगा? एंड ऑब्वियस ही बात है, अगर अल्फा पॉजिटिव है देन सॉलिड एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग. अगर कुछ अलॉयज का जैसे नेगेटिव होता है देन इट कंप्रेसेस ऑन हीटिंग. तो जो लेंथ है वो निकली थी अल्फा L डेल्टा T. तो फाइनल लेंथ क्या होगी? ओरिजिनल प्लस चेंज. तो चेंज इन लेंथ की वैल्यू डाल दो, तो फाइनल लेंथ का फॉर्मूला आपको याद रखना है L1 प्लस अल्फा डेल्टा T. क्या बात क्लियर है? हाँ ना बोल लो, किसी को प्रॉब्लम इसमें? तो चेंज इन लेंथ क्या होगी? अल्फा L डेल्टा T, एंड फाइनल लेंथ क्या होगी? L1 प्लस अल्फा डेल्टा T. ठीक है. अल्फा की यूनिट लिख लोगे, कोई पूछे तो? अल्फा होगा डेल्टा L अपॉन L डेल्टा T. ये दोनों तो कट जाएंगे, तो सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स. क्या बात क्लियर है? अब एक क्वेश्चन देखें. A blacksmith fixes iron ring on the rim of wooden wheel. एक लकड़ी का व्हील है, उसके आड़े द्वाले क्या लगानी है उसने? आयरन की रिंग लगानी. ऑब्वियस सी बात है, रिंग अगर आप सेम साइज की रखोगे तो क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी बहुत जल्दी. तो थोड़ी सी वो छोटी बनाते थे. क्या बनाते थे? अब उसको गर्म करेंगे तो वो एक्सपैंड कर जाएगी. उस पर चढ़ा देंगे, एकदम से ठंडा कर देंगे तो वो बहुत टाइटली उसको पकड़ लेगी. तो वो वुडन व्हील ऑफ हॉर्स कार्ट पे फिक्स करना चाहते हैं. डायामीटर ऑफ रिम
जो वुडन रिम है उसका डायमीटर है 5.243 एंड आयरन रिंग का जो डायमीटर है उससे कम है 5.231 एट 20 डिग्री सेल्सियस। वही समझ गए ना, 27 डिग्री सेल्सियस। टू व्हाट टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड सो एज टू फिट द रिम ऑफ द व्हील, अल्फा ऑफ दैट रिम इज गिवन। कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो आपको पता है कि जो उसका फाइनल रेडियस है क्या है, वो रिम के बराबर होगा। इनिशियल रेडियस आपको पता है, इनिशियल टेम्परेचर आपको पता है, तो इसमें लेंथ, हाँ जी ये डायमीटर था, चलो उसको डायमीटर ले लो, आंसर को फर्क नहीं पड़ना, करेक्ट कर लो थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा 2r डैश। क्या बात क्लियर है? ये डायमीटर है। सो फाइनल इसकी लंबाई जो होगी वो सरकमफ्रेंस पे होगी। किस पे होगी? सरकमफ्रेंस। तो फाइनल आप इसकी लंबाई चाहोगे 2 पाई r डैश, क्या चाहोगे? और इनिशियल क्या होगी? 2 पाई r, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। 2r डैश और 2r की वैल्यू डाल देना, अल्फा पता है, डेल्टा टी आ जाएगा। व्हाट इज डेल्टा टी? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, वहां से इनिशियल आ जाएगा। अगर आपके पास ऐसे दो सपोर्ट्स में एक रॉड हो जिसकी लेंथ हो L, क्या हो लेंथ? आप उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ा दो। कितने से बढ़ा दो? तो रॉड एक्सपैंड होना चाहेगी, रॉड एक्सपैंड होना, अगर तो वो एक्सपैंड हो गई तो उसमें कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी, बहुत अच्छी बात है, मैं तो एक्सपैंड हो गई, मुझे एक्सपैंड होना था और मैं हो गई, और क्या चाहिए। लेकिन अगर आप उसको एक्सपैंड ना होने दो, ऐसे दोनों तरफ से बंद कर दो, तो क्या उसमें स्ट्रेस डेवलप होगी? टेक्निकली तो उसकी लंबाई अब इतनी होनी चाहिए थी, बात तो वो है ना कि आपने उसको पकड़ के कम कर दिया एक तरह से। ये सोचो, अगर आपने टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ा दिया तो उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए? L प्लस डेल्टा। बात समझ रहे हो? आप सोचो कि आपने उसकी L ही रहने दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि L प्लस डेल्टा L को आपने कंप्रेस करके क्या बना दिया? L। तो जब आपने उसकी लेंथ को कंप्रेस किया तो क्या उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होगा? तो चेंज इन लेंथ क्या होगा? L अल्फा डेल्टा टी। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा L की वैल्यू डाल दो, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा? अल्फा डेल्टा टी। और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को कहते हैं यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा विच इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, दैट इज Y अल्फा डेल्टा टी। क्या सबको क्लियर है? हाँ ना बोलो। अगर कोई शीट जैसी चीज हो, कैसी हो? उसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों काफी होंगी डायमेंशंस में एज कंपेयर टू थिकनेस, तो उसमें एरिया जो होता है, आनी तो हर बार वॉल्यूम की चेंज है, लेकिन उसमें एरिया की चेंज आपको नजर आएगी। तो अगर उसका इनिशियल एरिया ए है, क्या है इनिशियल एरिया? ए, और आपने टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ा दिया। किससे बढ़ा दिया? तो चेंज इन टेम्परेचर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा ए डेल्टा टी। व्हाट इज बीटा? बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो ए डैश क्या हो जाएगा? ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। और अगर कोई क्यूबॉइड जैसी चीज हो जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट सबकी डायमेंशंस ऐसी हो जो मैटर करें, सो उसमें अगर आप टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाओ तो उसमें वॉल्यूम का चेंज आएगा, तो उसमें डेल्टा वी होगा, वी गामा डेल्टा टी। व्हाट इज गामा? गामा इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और जो फाइनल वॉल्यूम आएगा वो आएगा इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी। क्या बात क्लियर है? अब सपोज ये क्यूब होता, क्या होता? इसकी लेंथ इनिशियल सारी L थी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सभी क्या होती? L। तो इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या आएगा? L क्यूब। आपने इसको गर्म कर दिया तो इसका फाइनल वॉल्यूम हो गया V डैश। क्या हो जाएगा? व्हाट इज V डैश? जो नई लेंथ है उसी का तो क्यूब आएगा, दैट इज L डैश का क्यूब। क्या है? L 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो क्या आ जाएगा? L क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। सो जो V डैश है वो आपको मिल गया,
लेकिन अगर वी डैश इस फॉर्मूले से निकाल लो तो इस फॉर्मूले से वी डैश क्या आएगा, V1 प्लस गामा डेल्टा टी। हमने एक वी डैश लिखना है एल डैश के क्यूब से, कैसे लिखना है, जिसको मैंने ब्लू से हाईलाइट करा है, और एक लिखना है V1 प्लस गामा डेल्टा टी जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। अब ओरिजिनल V तो एल क्यूब था, वो कट जाएगा, क्या बात क्लियर है। और यहाँ पे अल्फा डेल्टा टी काफी छोटा होता है, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओ, इस 3 को यहाँ पे ले आओ। उसके बाद 1 ने 1 को मारा, बाद में डेल्टा टी ने डेल्टा टी को मारा, तो गामा आ जाएगा 3 अल्फा। क्या आ जाएगा, ये हमने वॉल्यूम में करा है। अगर ये मैं सारा एरिया के लिए करता, किसके लिए करता, तो यहाँ क्यूब थोड़ी आता, फिर यहाँ स्केयर आता, फिर यहाँ 2 आता, फिर उस केस में बीटा क्या आता, 2 अल्फा। सो जो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा होता है, ये क्या होता है, 1:2:3। यानी अगर आपको अल्फा पता है तो आप बीटा निकाल सकते हो, या कोई भी एक पता है तो बाकी 2 आ जाएंगे। और ये इसकी डेरिवेशन थी, काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट है, कभी कभार जरूर आती है। नेक्स्ट इज अफेक्ट ऑन डेंसिटी। क्या है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, डेंसिटी घटेगी। सो हमें पता है कि फाइनल वॉल्यूम किसके बराबर होता है, इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी। व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। तो वी डैश हो जाएगा मास अपॉन फाइनल डेंसिटी, और वी हो जाएगा मास अपॉन इनिशियल डेंसिटी। एम ने एम को मारा, फाइनल डेंसिटी आएगी इनिशियल डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। 1 प्लस गामा डेल्टा टी को न्यूमरेटर में ले आओ। एज यूजुअल गामा डेल्टा टी बहुत छोटा होगा, सो अप्लाइंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेटली जो फाइनल डेंसिटी होती है वो होती है इनिशियल डेंसिटी इनटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। क्या सबको क्लियर है। नेक्स्ट होती है अनामलस, अनामलस हुआ, अनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। क्या है, जो जो वाटर है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ वाटर की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए और डेंसिटी कम होनी चाहिए। वाटर के केस में क्या होता है, 0 से 4 डिग्री तक वॉल्यूम घटता है, वॉल्यूम, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ती है, और 4 के बाद वॉल्यूम बढ़ता है जिसकी वजह से डेंसिटी घटती है। यानी पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे डेंसिटी मैक्सिमम है। डेंसिटी क्या है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी सबसे ज्यादा हल्का होगा कि सबसे ज्यादा भारी होगा, सबसे ज्यादा भारी। यही रीजन है कि जो लेक्स, कोई भी चीज है, लेक, ओशियन, वो जब भी फ्रीज होगा वो ऊपर से नीचे फ्रीज होता है, ना कि नीचे से ऊपर। अगर कोई लेक है उसमें जब पानी 4 पे होता रहता है वो नीचे जाता रहता है, तो भारी हो गया, फिर ऊपर नया पानी आ जाएगा, फिर वो 4 पे जाएगा, फिर नीचे, मतलब पहले सारी लेक कितने पे जाती है, 4 डिग्री सेल्सियस, फिर उसकी टॉप लेयर फ्रीज होना शुरू होती है। तो नीचे हमेशा 4 डिग्री पे पानी मिलता है, तो 4 डिग्री पे पानी होगा तो नीचे सी लाइफ सपोर्ट हो जाती है, बिकॉज 4 डिग्री का पानी का होता है मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम भारी होता है। अगर वो 4 वाला भारी ना होता तो जितने लेक्स हैं वो कहां से जमना शुरू होते, नीचे से ऊपर, तो मछलियां मुछलियां खत्म हो जाती, और दूर दराज की जगहों पे फिर बहुत महंगा हो जाना था मामला। क्या बात क्लियर है। सो बेसिकली इसी से सी लाइफ बचती है, ठीक है, नेचर है। हाँ, जो भी 4 वाला पानी तो नीचे जाता रहेगा ना, भारी होता जाएगा, पहले सारी लेक लूक 4 पे जाती है, फिर ऊपर से फ्रीजिंग शुरू होती है, वो 4 वाला तो नीचे रहेगा, वो तो फ्रीज होना नहीं है, तो वो ऊपर से फ्रीज होगा, नहीं तो वैसा ऊपर से फ्रीज नहीं होती, ठंड के मारे नीचे से फ्रीज शुरू होती। सो ये अनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है, जिसकी वजह से सी लाइफ वगैरह भी बचती है। इसको रीड कर लेना। क्या आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे दैट इज कैलोरीमेट्री। क्या स्टार्ट करेंगे, तो कैलोरीमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, अगर किसी सब्सटेंस को, किसी बॉडी को अगर हम हीट प्रोवाइड करें, क्या करें, तो उस प्रोवाइडेड हीट से क्या होगा,
कि हमेशा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर वो सॉलिड है और आप टेम्परेचर बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे, कभी ना कभी वो मेल्टिंग पॉइंट पे चली जाएगी और फिर आपको हीट देनी पड़ेगी उसको, किसके लिए? मेल्ट करने के लिए, यानी उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। फिर आप उसको लिक्विड बन जाएगी, फिर आप उसको हीट दोगे तो वो क्या होगी? टेम्परेचर बढ़ेगा। ऐसे करते 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 वो कहां तक पहुंच जाएगी? अपने बॉइलिंग पॉइंट पे। फिर बॉइलिंग पॉइंट पे जब आप हीट दोगे तो उस टाइम पे क्या होगा? टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग में टेम्परेचर नहीं बढ़ता, स्टेट को चेंज करने के लिए ही आपको हीट देनी पड़ती है। और फिर वो किस में चल जाएगी? गैसीय स्टेट में। फिर कोई और स्टेट तो आने नहीं वाली, उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा जब तक आप बढ़ा सको। क्या बात क्लियर है? तो बेसिकली इतना है कि अगर आप बॉडी को हीट दोगे तो क्या होगा उसका? तो क्या होगा उसका? लेकिन इतना है कि अगर बॉडी की स्टेट चेंज होगी, क्या होगी? उस टाइम जब आप उसको हीट देते हो तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, और जब वो एक फिक्स स्टेट में होती है तब आप उसको हीट दोगे तो उसका क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर हीट बाहर निकालोगे तो टेम्परेचर घटेगा। क्या बात क्लियर है? कृषा क्वेश्चन आने वाले हैं, इधर देख लो प्लीज। सो अब बात को समझो। जब एक पर्टिकुलर स्टेट में हम बॉडी को हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, उसका मास क्या है, क्या उसका? दूसरा, मतलब वाइस वर्सा हो जाएगा, घटाने के लिए हीट निकालने के लिए टेम्परेचर फॉल होगा, वो ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाएगा। सो अगर आप किसी बॉडी में हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर, कितनी हीट देनी पड़ेगी, ये डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? मास पे। जितने से आपने टेम्परेचर चेंज करना है उस पर भी डिपेंड करता है। और तीसरा डिपेंड करता है जितने से टेम्परेचर चेंज करना है फॉर पर्टिकुलर स्टेट। इसके लिए आप स्टेट में अगर चेंज ना करो तो अगर आप बॉडी को क्यू हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर अगर डेल्टा टी से बढ़ाना है, किससे बढ़ाना है? एक बॉडी है जिसका मास है m, आप चाहते हो उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाओ, तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी? एम एस डेल्टा टी। कितनी हीट देनी पड़ेगी? तो एम एस डेल्टा टी क्या होगा? अगर आप बॉडी को डेल्टा टी से मास एम वाली का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो तो इतनी हीट दोगे, और अगर आप डेल्टा टी से टेम्परेचर घटाना चाहते हो तो इतनी हीट बाहर निकालो। क्या बात क्लियर है? सो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने के समय जो हीट होती है आहुति, उसका क्या फॉर्मूला होता है? एम एस डेल्टा टी। अब ये किस किस पे डिपेंड करेगी? मास पे। दूसरा किस पे डिपेंड करेगी? चेंज इन टेम्परेचर पे। तीसरा किस पे डिपेंड करेगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये डिपेंड करेगी मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करेगी? मटेरियल। जिस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है उसको पर्टिकुलर डेल्टा टी गर्म करने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ती है, उसको कूल करने के लिए ज्यादा हीट बाहर निकालनी पड़ेगी। जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है वो जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मिल्क इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। इसीलिए जो मिल्क है वो समय लेता है उबलने में और वो समय लेता है ठंडा होने। पानी कंपैरेटिवली जल्दी ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज लेस देन दैट ऑफ मिल्क। तो यहां पे हमें पता लगा कि अगर एक पर्टिकुलर स्टेट में आप चीज को गर्म कर रहे हो तो आप हीट दोगे या निकालोगे एम एस डेल्टा टी। तो यहां से एस क्या निकलेगा? एस का अगर 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 निकालें तो एस क्या होगा? क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अगर मैं एम को 1 डाल दूं और डेल्टा टी को 1 डाल दूं तो एस किसके बराबर आ जाएगा? क्यू के बराबर आ जाएगा। सो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड, ध्यान देना, पर यूनिट मास ऑफ मटेरियल व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगी? Q अपॉन एम डेल्टा टी। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? Q की यूनिट होगी जूल पर केजी पर केल्विन या जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। क्या बात क्लियर है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पेपर में गिवन होनी चाहिए, लेकिन फिर भी याद कर लोगे तो कोई बुराई नहीं है। कितनी है? जूल पर ग्राम में, केजी नहीं है, जूल पर ग्राम में 4.2 होगी। कितनी होगी? अगर केजी में करनी है तो फिर 4200 हो जाएगी।
नीचे केजी बनाओगे तो वो फिर ऊपर 1000 आ जाएगा ना। और कैलोरी में पर ग्राम में 1 होती है। क्या होती है? So specific heat of water is 4.2 joule per gram per degree Celsius or 1 calorie per gram per Celsius। अब अगर आपने बॉडी की स्टेट चेंज करनी है तो आपको उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी ताकि उसकी स्टेट चेंज हो। तो उसके लिए जो आपको हीट देनी पड़ती है या रेसिप्रोकल में निकालनी पड़ती है, तो सॉलिड लिक्विड के लिए अगर बॉडी सॉलिड टू लिक्विड जाए या लिक्विड टू सॉलिड जाए तो जो हीट देनी या निकालनी पड़ती है दैट इज MLF। F इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर बॉडी लिक्विड टू गैस जाए या गैस टू लिक्विड जाए, ऑब्वियसली लिक्विड टू गैस हीट देंगे, गैस टू लिक्विड निकालेंगे, तो जो हीट का फॉर्मूला होता है दैट इज MLV। व्हाट इज LV? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर जनरल बात करें तो जब भी बॉडी स्टेट चेंज करेगी तो जो उसको हीट देंगे या निकालेंगे वो होगा ML, दैट इज लेटेंट हीट। क्या बात क्लियर है? तो लेटेंट हीट क्या होगी? अगर मैं मास को 1 kg डाल दूं तो ये Q के बराबर हो जाएगा। सो इट इज heat required to convert solid into liquid or liquid into vapor of unit mass, obviously without any change in temperature। और जब भी आप स्टेट चेंज करोगे तो क्या हीट रिक्वायर्ड होगी या बाहर निकालनी पड़ेगी? ML। क्या बात क्लियर है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 334 जूल पर ग्राम है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सौखी याद हो जाती है। 80 कैलोरी पर ग्राम। क्या बात क्लियर है? नहीं भी हुआ पेपर में देनी चाहिए उनको, बट वैसे चलो याद करोगे, अच्छी बात है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम 2 to 6 into 10⁴ जूल पर केजी या 540 कैलोरी पर ग्राम। अब एक चीज बताओ, यहां से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से क्या पता लग रहा है? पर्टिकुलर अमाउंट को मेल्ट करना सौखा है कि बॉयल करना सौखा है? अरे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 है कैलोरी में और वेपराइजेशन क्या 540, तो किसमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी अगर मास सेम कर लें? बॉयल करने में क्या पिघलाने में? बॉयल करने में। तो इसका मतलब वाटर को क्या आसान रहेगा, पिघलाना के बॉयल करना? पिघलाना। क्या बात क्लियर है? हाँ ना बोलो, क्या तुम्हें? क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको बहुत क्लियर होगा। व्हाट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट -20 डिग्री टू स्टीम एट 150? तो सबसे पहले आपके पास आइस है -20 डिग्री सेल्सियस की, आपने उसकी क्या बनानी है? 150 डिग्री सेल्सियस की स्टीम बनानी है। प्लीज ध्यान से देखो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी। सो सबसे पहला आप जो स्टेप करोगे, आप -20 डिग्री आइस को 0 डिग्री की आइस बनाओगे, जिसके लिए आपको हीट देनी पड़ेगी M इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू 20। कितनी हीट देनी पड़ेगी? अगर हमारे पास आइस है -20 डिग्री सेल्सियस से, तो हम 0 डिग्री की पहले क्या बनाएंगे? आइस, जिसके लिए हम कितनी हीट देंगे? M इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू 20। क्या आपको बात क्लियर है? पहले हम हीट देंगे उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाएंगे? हम हीट देंगे और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और वो कितने पे आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या बात क्लियर है? फिर हम 0 डिग्री की आइस का क्या बनाएंगे? 0 डिग्री का पानी। तो हम हीट देंगे M इंटू LF। तो हम हीट देते रहेंगे, और अगर अगर आप टेम्परेचर वर्सेस हीट प्रोवाइडेड के ग्राफ पे ध्यान से देखो, हम हीट दे रहे हैं पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, बिकॉज उसका क्या हो रहा है? फेज चेंज। उसके बाद फिर वो लिक्विड बन जाएगा। अगर पानी की बात करें तो 0 डिग्री के पानी को अगर 100 डिग्री का पानी बनाना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? M इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू 100। तो आप हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ते 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 कितने पे आ जाएगा? 100 पे आ जाएगा। 100 पे फिर से आप उसको हीट दोगे तो वो 100 डिग्री के पानी से क्या बनेगा? 100 डिग्री की स्टीम। तो जो आप हीट प्रोवाइड करोगे दैट इज MLV, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फिर से अब तो गैसियस फेज में आ गया, अब कोई चक्कर नहीं है, जितनी हीट देते रहोगे उतना टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। आपने उसको कहां तक लेके जाना है? 150 डिग्री की स्टीम। तो कितना आ जाएगा? MS इंटू 50। तो ये सारी हीट्स ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी? टोटल हीट गिवन। क्या सबको क्लियर है?
अब ये जो ग्राफ है दैट इज टेम्परेचर और हीट का, किसका ग्राफ है? जब फेस चेंज होता है तो क्यू होता है ml। याद रखना जो इसकी विड्थ होती है ना, ये वाली स्टेट चेंज वाली विड्थ, यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LF होगी और यहां पे विड्थ होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LV। अगर आप सेम मास कर दो, किसी की ये वाली विड्थ पहले वाली ज्यादा हो, दो अलग अलग बॉडी, दो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए ग्राफ बना रखा हो सॉलिड टू लिक्विड, तो जिसके लिए ये विड्थ ज्यादा क्यों ज्यादा होगी, उसका क्या ज्यादा होगा? LF। और अगर किसी के लिए ये ज्यादा हो फॉर सेम मास, तो इसका मतलब क्या होगा? LV ज्यादा होगा। अगर एक ही चीज के लिए कंपेयर किया हो, जैसे ये छोटा है, सपोज ये बड़ा है, ये इसने ऐसे कर दिया कि भाई जगह नहीं है तो काम चला लो, ये काफी बड़ा है उससे, तो इसका मतलब उसका LV क्या हो जाएगा? LF से ज्यादा। क्या बात क्लियर है? ये 5-6 गुना था, टेक्निकली इसको इतना बना के इसको इतना से बनाना चाहिए। क्या बात क्लियर है? तो जो विड्थ होगी स्टेट चेंज में वो क्या देगी? लेटेंट हीट। और जो स्लोप होगी जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो स्लोप होती है y/x। क्या होगी? तो Q होता है ms डेल्टा टी। क्या होगा? तो y पे तुम्हारा टेम्परेचर है, तो डेल्टा टी को y पे रखो, और x पे Q है, तो डेल्टा टी बाय, जब भी तुमने किसी भी ग्राफ की स्लोप निकालनी है ना, तुमने y/x निकाल लेना। क्या निकाल लेना? तो y में क्या है? t। यहाँ पे चलो वो डेल्टा टी है, चेंज इन टेम्परेचर, कोई चक्कर नहीं है। एंड डेल्टा टी बाई क्यू निकाल लो, y/x निकाल लो। तो y/x क्या आ जाएगा? 1/ms। यानी यहाँ पे जो स्लोप है उसका रेसिप्रोकल आपको क्या मिलेगा? मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या मिलेगा? उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? जो मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है ms, उसको क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे जो स्लोप होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी? हीट कैपेसिटी। और होनी भी चाहिए। जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है उसकी स्लोप कम होगी, यानी उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। जिसकी हीट कैपेसिटी कम होगी उसकी स्लोप ज्यादा होगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी बढ़ेगा। तो ये ग्राफ पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, ग्राफ में कौन सी चीज क्या बताती है। विड्थ बताएगी L, जिसका L ज्यादा है, जो आंसर ज्यादा है वो बड़ा हो जाएगी वैल्यू। एंड जो तुम्हारी स्लोप बताएगी वो क्या बताएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट कैपेसिटी। क्या बात क्लियर है? इसमें एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, आप दो चीजों को मिक्स करेंगे, बताओगे कि फाइनल टेम्परेचर क्या है। ये सारी चीजें कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें होती है। आपने बस एक ही कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, दैट हीट लॉस्ट विल बी इक्वल टू हीट गेन। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, आपके पास 0.15 kg ऑफ आइस है, क्या है? और उसका टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। उसको आपने मिक्स कर दिया 0.3 kg ऑफ वाटर से, जिसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। क्या बात क्लियर है? तो उसने कहा कि जो मिक्सचर है उसका रिजल्टिंग टेम्परेचर 6.7 डिग्री है। कितना है? जब आपने मिक्स कर दिया तो फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ? 6.7 डिग्री। कैलकुलेट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो हुआ क्या है, जो गर्म पानी था वो 50 डिग्री का 6.7 पे आया, तो उसने क्या करी? हीट को लूज किया। और फिर उस हीट को किसने गेन किया? आइस ने। पहले तो आइस मेल्ट हुई, क्या हुई? मेल्ट। फिर वो 0 डिग्री पे मेल्ट हो गई, तो फिर उसने 0 डिग्री के पानी को कहां पे लेके गई है? 6.7। तो पहले आप हीट लॉस्ट का फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज 43.3। फिर आप हीट गेन का लगाओगे, दैट इज 0.15 इंटू L प्लस 0.15 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू 6.5। कैलकुलेशन करके आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकाल लोगे। नेक्स्ट होता है वाटर इक्विवेलेंट। क्या होता है वाटर इक्विवेलेंट? क्या होता है प्लीज ध्यान से समझना, नाम से क्लियर हो रहा है वाटर का इक्विवेलेंट। ठीक है? सो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर, ध्यान से सुनना, amount of water needed to absorb same amount of heat as that by substance for 1 degree increase or decrease in temperature। कहने का मतलब ये है
आपके पास कोई जनरली ये कंटेनर के लिए दे रखा होता है, आपके पास कोई कंटेनर है, अब ऐसा बन गया तो ऐसे बना लेते हैं, चलो ठीक कर लेते हैं। सपोज आपके पास एक कंटेनर है, उसका वो बोल दे, सपोज वो कॉपर का है, किसका, कॉपर का, उसका मास गिवन हो कॉपर का और स्पेसिफिक हीट गिवन हो कॉपर की, तो वो डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने के लिए कितनी हीट अब्सॉर्ब करेगा, प्लीज बताएं कितनी हीट अब्सॉर्ब करेगा। एम हीट वो अब्सॉर्ब करेगा, एम मास ऑफ कॉपर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इंटू डेल्टा टी। क्या बात क्लियर है? अगर उसका वाटर इक्विवेलेंट डबल डब्ल्यू दे दिया, क्या दे दिया, स्मॉल डब्ल्यू वाटर इक्विवेलेंट, अब आपने उस कंटेनर को कॉपर का नहीं मानना, आपने उसको किसका मानना है, पानी का। किसका मानना है? अब उसको सेम डेल्टा टी गर्म करने के लिए या ठंडा करने के लिए जो हीट देनी या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसने वाटर इक्विवेलेंट दे दिया, तो आप लिखना W इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। क्योंकि W ग्राम पानी को डेल्टा टी से गर्म करने के लिए जितनी हीट लगेगी वो लगेगी W इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। अब इसको भी उतनी लगेगी। क्या बात समझ लगी? अरे हाँ ना बोलो यार, तुम करेंसी एक्सचेंज नहीं करते हैं, मतलब $1 इज इक्वल टू कितना, 80 रुपीज है, कितना मान लो 80 US डॉलर। तो अगर वो इक्वलेंट हो गया ना, तो अगर आपके पास $5 है तो कितने रुपए हो गए, 400। अब यहाँ पे हीट है, अगर आपको मास ऑफ कॉपर पता है MCU, उसकी स्पेसिफिक हीट पता, कैपेसिटी SCU, एंड आपने उसको डेल्टा टी से गर्म करना, तो कितनी हीट दोगे उसको, MS डेल्टा टी। अगर आपको उसका वाटर इक्वलेंट पता है, क्या पता है, अब वो पानी पानी के लिए लगाना फॉर्मूला, तो पानी का अगर उसका वाटर इक्वलेंट W ग्राम है, तो पानी को डेल्टा टी से गर्म करने के लिए कितनी हीट दोगे, W S इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। ये दोनों बराबर है, उसके इक्वलेंट ही है। तो जब भी वाटर इक्वलेंट गिवन है तो डेफिनेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद करो, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उतना ग्राम पानी मान लेना। क्या मान लेना, बस उतना। अगर एक कंटेनर है उसमें 90 ग्राम पानी है, कितना है, और कंटेनर का वाटर इक्वलेंट 10 ग्राम है, कंटेनर को भूल जाओ, आपके पास 100 ग्राम पानी है, खत्म। उस पर फॉर्मुला लगाई जाना, आंसर आ जाएगा, भूल ही जाना उसको, बस उतना पानी मान लेना। क्या बात क्लियर है? हाँ ना बोलो। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विद प्रेशर। प्लीज ध्यान से देखना, अगर ये तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट है और ये तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट है, अगर आप प्रेशर डिक्रीज करो, क्या करो, दोनों ऐसे हो जाते हैं, दोनों ऐसे अंदर को आ जाते हैं, यानी प्रेशर घटाते ही बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। यही रीजन है कि माउंटेन्स पे कुकिंग करना मुश्किल है। माउंटेन्स पे कुकिंग करना क्यों मुश्किल है, क्योंकि माउंटेन्स पे क्या होगा, प्रेशर कम, तो कम प्रेशर है तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम, यानी वहां पे पानी 100 पे नहीं उबल रहा भाई साहब, लेट से 80 पे उबली जा रहा है। जब 80 पे उबली जा रहा है तो आपकी जो कुकिंग है वो कम टेम्परेचर पे हो रही है। क्या बात क्लियर है? जब वो कम टेम्परेचर पे होती है, अगर आप यहाँ पे कढ़ाई कढ़ाई में कुकिंग करोगे तो 100 डिग्री पे पानी उबलेगा, ठीक है, वहां पे पानी कितने पे उबल जाएगा, 80 पे, 80 से ऊपर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो आप कुकिंग कितने पे कर रहे हो, 80 पे, तो ज्यादा समय लगेगा। क्या बात क्लियर है? यही रीजन है कि प्रेशर कुकर में कुकिंग जल्दी की होती है, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ता है तो उल्टा होता है, ये एरोस बाद में जाते हैं ऐसे। जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो जो घर में दाल बन रही प्रेशर कुकर में, वो 100 डिग्री पे बन रही है, 120 पे बनी जा रही है, 120 पे, इसलिए वो जल्दी बन जाती है। क्या बात क्लियर है? कढ़ाई में बनाओगे तो कितने बनेगी, 100 पे, समय लगेगा। माउंटेन्स पे जाओगे कितने बन रही है, 80 पे, वैसा बहुत समय लग रहा है। और यही रीजन है कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट हो जाती है, माउंटेन्स पे जाओ तो 0 डिग्री से ऊपर भी आइस मेल्ट नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ चुका होता है। जो बहुत हाई पीक्स होती है वहां पे ज्यादा हाइट की वजह से क्या होता है, प्रेशर ज्यादा लो हो जाता है, ज्यादा लो प्रेशर की वजह से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सपोज 10 डिग्री हो गया, नहीं पिघल रही भाई साहब, 10 से ऊपर जाएगा तो पिघलेगी। क्या तुम्हें बात क्लियर हुई? सो बेसिकली आपने याद क्या रखना है, जब भी आप प्रेशर घटाओगे, ऐसे याद रखना है, रो दोनों अंदर को आ जाते हैं, तो जब भी प्रेशर घटाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ाओगे तो दोनों एरो बाहर को चले जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। रिकॉर्ड हो रहा है, सुन लेंगे।
आर्यन क्लियर है? हाँ ना बोलो। अब ये एक चीज है, इसको बोलते हैं रेगुलेशन। क्या बोलते हैं? अगर आप एक आइस लो, वो देखो ध्यान से, एक आइस की बड़ी सी क्यूब लो, बड़ा सा, ठीक है, उसके उसके इर्द गिर्द आप एक वायर के साथ माचिस टांग दो। क्या टांग दो? माचिस टांग दो। तो होगा क्या, जब जब यहां पे देखो, जब आपने ये जो आइस है, ये ऐसे माचिस हैं दोनों तरफ। याद है पिछली बार भी आधा घंटा समझाता रहा था, समझ तुम्हें फिर नहीं लगा था। दोनों तरफ माचिस टांग दिए। तो इस के टांगने की वजह से इस ये जो नीचे वाली आइस है, ये जो वायर के नीचे वाली आइस है, वहां पे प्रेशर बढ़ा के घटा? वहां प्रेशर बढ़ा। प्रेशर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है कि घटता है? घटता है। लेट्स से ये 0 डिग्री पे ही था। कितने पे था? लेट्स से ये 0 डिग्री पे या -1 पे था। कितने पे था? जो नीचे वाली आइस थी वो -1 डिग्री पे थी। तो -1 डिग्री पे उसको क्या होना चाहिए? आइस। वो क्योंकि मजा आ रहा है, मैं तो आइस हूं और मुझे आइस ही होना चाहिए था। अच्छी बात है। आपने ऊपर वायर रख दी। क्या रख दी? वायर से उसका प्रेशर बढ़ा, जिससे उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 रहेगा कि -5 हो जाएगा? लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, घट गया, क्या हो जाएगा? -5। अगर मेल्टिंग पॉइंट -5 है तो -1 पे उसको क्या होना चाहिए? मेल्ट। वो मेल्ट हो जाएगी, वायर नीचे आ जाएगी। वायर क्या आ जाएगी? नीचे। और वायर नीचे आ गई, प्रेशर फिर से क्या हो गया? नॉर्मलाइज। फिर से दोबारा मेल्टिंग पॉइंट कहां चला गया? 0 पे। और वो कहेगी मैं तो -1 पे हूं, फिर से जम जाएगी। तो ऐसे वायर इसमें से पास होती जाएगी, आइस मेल्ट होती जाएगी, दोबारा रीफ्रीज होती जाएगी, पूरी वायर बाहर निकल जाएगी। ये बर्फ आपको दोबारा क्या मिलेगी? 2 टुकड़ों में नहीं, एक ही टुकड़ों में, एक ही टुकड़े में। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेगुलेशन। इट इज फिनोमिना ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस अंडर हाई प्रेशर एंड रीफ्रीजिंग व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड। क्या बात क्लियर है? बहुत कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक ठीक इंपॉर्टेंट तो है। नेक्स्ट टॉपिक है हीट ट्रांसफर। क्या है टॉपिक? हीट ट्रांसफर। तो जो हीट ट्रांसफर होते हैं उसके 3 मोड्स होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जो कंडक्शन है ये सॉलिड्स में होगा। किसमें होगा? सॉलिड्स में। तो जो सॉलिड्स हैं, जो उसमें हीट ट्रांसफर है, वो कैसे होगी? थ्रू कंडक्शन। कंडक्शन में कैसे होती है? एक पार्टिकल अपनी हीट, जो एक्सेस हीट है, वो साथ वाले को ट्रांसफर करेगा, फिर वो आगे वाले को ट्रांसफर करेगा, फिर वो आगे वाले को ट्रांसफर करेगा। जैसे लाइन में 10 बच्चे बैठे हों, पहला बच्चा दूसरे को बोले कि ये कॉपी लास्ट को दे दो, तो अगर पूरी तमीज से बच्चा पकड़ाएगा तो क्या करेगा? कहेगा पास कर दो, पास कर दो। जैसे वो कॉपी पास होती जाएगी, वैसे ही हीट ट्रांसफर होती है। दैट इज कौन सी हो गई? कंडक्शन। कन्वेक्शन हो गई तो बच्चा कहता कहां 10 बार पास कराएंगे, वो खुद उठ के लास्ट वाले को पकड़ाए। जिसमें मीडियम खुद हीट को लेके जाए, दैट इज कन्वेक्शन। और जिसमें वो उड़ा के हवा में फेंक दे लास्ट वाले पे, दैट इज रेडिएशन। क्या बात क्लियर है? जो रेडिएशन है उसमें मीडियम का होना जरूरी नहीं है। एनर्जी कौन लेके आता है एक जगह से दूसरी जगह? रेडिएशन। वो इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रेवल करती है। क्या बात क्लियर है? और जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर में, दैट इज कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या है? इट इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। एक पार्टिकल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इन डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल। हीटेड पार्टिकल अपनी जगह पे तो वाइब्रेट करेंगे, लेकिन अपनी जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करेंगे। और ये किसमें पाई जाती है? सॉलिड्स। क्या बात क्लियर है? जब एक पार्टिकल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रेवल करेगी आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? कौन सा मोड है ये? कंडक्शन। क्या सबको क्लियर है? ठीक है। अब जब आप एक जगह पे टेम्परेचर T1 और एक जगह पे टेम्परेचर T2 यानी टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करते हो, पहले क्या होता है? पहले कुछ देर क्या होगा? हर पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कुछ वो हीट अब्सॉर्ब करेगा, कुछ वो आगे पास करेगा। फिर सारे सारे पार्टिकल का एक डेफिनेट टेम्परेचर हो जाता है। मतलब सपोज इसका टेम्परेचर है 100,
सपोज इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका 0 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली सब 40 पे थे, थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ वाला कोई 90 पे आ जाएगा, ये 80, ये 70, बीच में 50, 30, 10, ऐसे करते 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 सबका ऐसे ग्रेजुअल लेंथ के हिसाब से जो टेम्परेचर होना चाहिए 100 से 0, वो सबका हो जाएगा। वो जब स्टेट आ जाती है तो हीटेड पार्टिकल जो एनर्जी है उसको अब्सॉर्ब नहीं करते। सो पार्टिकल जो है, सॉरी हीटेड नहीं, जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी या हीट को अब्सॉर्ब नहीं करते, सिर्फ पास करते हैं उसको, हाँ, या ट्रांसफर करते हैं। उस स्टेट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं उस स्टेट को? तो बस पता होना चाहिए स्टेडी स्टेट क्या है, कि थोड़ी देर बाद पार्टिकल्स का टेम्परेचर अपनी पोजीशन के हिसाब से सेट हो जाता है, उसके बाद पार्टिकल हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं, अपने में से ट्रांसमिट। उस स्टेट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। सो इन स्टेडी स्टेट ईच पार्टिकल ओनली कंडक्ट्स हीट एनर्जी, वो सिर्फ और सिर्फ हीट एनर्जी को क्या करेगा, कंडक्ट। एंड जो हमने पढ़ना है, और ये इंपॉर्टेंट है, इन स्टेडी स्टेट, जब स्टेडी स्टेट पहुंच गई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जिसको बोलते हैं हीट करंट, क्या बोलते हैं, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी dq बाई dt, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। यानी जो dq बाई dt है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा k, तो उसका कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा के ए डेल्टा टी बाय एल। कंडक्शन में dq बाई dt का फॉर्मूला क्या होगा, बोल लो, के ए डेल्टा टी बाय एल। व्हाट इज के? के इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी विच डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है उसमें से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, ज्यादा। जिसकी कम है उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, कम। तो हीट पर यूनिट टाइम, इसकी यूनिट हो जाती है वॉट, और ये एरिया और लेंथ को काट दो, ऊपर एक मीटर आ जाएगा, और टेम्परेचर डिफरेंस की सेल्सियस या केल्विन, तो एम और सेल्सियस दूसरी तरफ भेज दो, तो के की यूनिट हो जाती है वॉट पर मीटर पर केल्विन, या वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। प्लीज इस पे निगाह मारें एक बारी। तो पहला क्वेश्चन देखें, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस, के दे रखा है 400 वॉट पर मीटर पर केल्विन, लेंथ दे रखी है रॉड की, एरिया दे रखा है। तो उन्होंने कहा कि हीट ट्रांसफर निकाल लो इन 5 सेकंड। कुछ भी नहीं करना, आपको पता है dq बाई dt किसके बराबर है, के ए डेल्टा टी बाई एल। क्या है, तो k को डाल दिया 400 जो गिवन था, एरिया को क्या डाल दिया 5 इंटू 10 की पावर -4। क्या बात क्लियर है? डेल्टा टी कितना आ गया 40, और लेंथ कितनी आ गई 2 मीटर। तो यहां से जो हम सॉल्व करेंगे वो हमें मिलेगा dq बाई dt। क्या मिलेगा, यहां से हमें dq बाई dt मिल जाएगा। तो dq कितना आ जाएगा, dq आ जाएगा जो भी आंसर था इंटू dt। तो उसने 5 सेकंड कहा तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, एक बार कैलकुलेशन देखो, 20 आ रहा है कि 100 आएगा आंसर, एक बार देखना प्लीज। इसने इसको मारा 20, तो कितना आ जाएगा, ये दोनों कट के कितने आ जाएंगे, इंटू 5 भी कर दूं मैं साथ में इधर ही। यार ये तो dq बाई dt था ना, रुक जाओ। सो dq बाई dt विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो कितने आगे, 1 2 3 और -4, तो 10 की पावर -1 जीरो आगे, और 8 इंटू 4 कितना आ गया 40। तो कितना आ गया dq बाई dt 4 वॉट। तो dq कितना निकल के आ जाएगा 4 इंटू 5 दैट इज 20 जूल। थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लो, पहले dq बाई dt निकालना है, फिर dt से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एक आयरन बार है जिसकी लेंथ है 0.1 मीटर, ठीक है, और उसका एरिया है A1 0.02 मीटर स्क्वायर। उसका के गिवन है जिसको हमने K1 बोला है 79। साथ में उसके ब्रास की
बार है जिसकी लंबाई सेम है, तो दोनों की लंबाई हमने एल और एल लिखी, एरिया सेम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम लिखा, और उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है 109 वॉट पर मीटर पर केल्विन। उसको ऐसे लाइन में हमने जोड़ दिया, दे आर सोल्डर्ड एंड टू एंड। जो आयरन बार है उसका टेम्परेचर रखा 373 केल्विन और ब्रास की साइड रखा 273 केल्विन, यानी डेल्टा टी कितना हो गया 100, जो भी है पूरे का। पहला पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, एनसीईआरटी में सॉल्व है। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन पूछा उसने, क्या पूछा प्लीज ध्यान से देखें, ये बार जो है सीरीज में कनेक्टेड है। किसमें कनेक्टेड है? सो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा वो दोनों में सेम होगा। सो पहले पहले वाले में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालें, तो पहले का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा K1 इंटू ए इंटू डेल्टा टी, यानी 373 माइनस टी नॉट बाय एल। फिर दूसरे का रेट ऑफ फ्लो निकालें तो क्या होगा K2 इंटू ए इंटू डेल्टा टी, क्या होगा यहां ये होगा टी नॉट माइनस 273, क्या होगा टी नॉट माइनस 273। दोबारा सुने, ये दूसरे वाले पे क्या लिखूंगा K, जिसकी जगह आएगा K2, एरिया सेम था, लेंथ डिवाइडेड बाय एल, टेम्परेचर डिफरेंस T नॉट ज्यादा होगा और 273 कम होगा, तभी तो उधर को हीट जा रही है। सो उसको प्लीज यहाँ करेक्ट करें, उसको लिखें T नॉट माइनस 273। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो T नॉट आएगा 315 केल्विन। T नॉट की वैल्यू यहाँ पे रख देना, चाहे पहले में रख देना चाहे दूसरे में रख देना, तो dq बाई dt आ जाएगा 916.1 वॉट। क्या बात क्लियर है? और जब ऐसे सीरीज में लगे हो, जब दो रॉड्स ऐसे सीरीज में लगे हो जिनकी लेंथ भी बराबर हो, जिनका एरिया भी बराबर हो, उनका K इक्विवेलेंट होता है, फॉर्मूला याद रखें 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अगर लेंथ और एरिया अलग अलग हो गए तो जैसे हमने डिराइव किया था फिर आपको पूरा डिराइव करना पड़ेगा, बट आपको मोस्ट प्रॉब्ली यही आएगा सेम लेंथ वाला। अगर सेम लेंथ वाला ऑब्जेक्टिव में भी आया तो उनकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो पहली बात, क्योंकि जो दो रॉड्स लाइन में लगी थी हमने उनकी हीट करंट dq बाई dt इक्वेट कर दिया, तो दोनों का dq बाई dt इक्वेट करा तो क्या मिल गया T नॉट। T नॉट जिस मर्जी में रख देना, क्या मिल जाएगा dq बाई dt। और K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। कहां डायरेक्टली लगाना है? या ऑब्जेक्टिव में, या जब उनकी लेंथ और एरिया क्या हो सेम, नहीं तो जैसे हमने नोट्स में ड्राइव किया फिर आपको ड्राइव करना पड़ता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। जहां जहां आप चाहोगे हीट फ्लो करे वहां पे हम किस चीज को यूज करेंगे? मेटल। जहां जहां हम चाहेंगे हीट ना यूज करे वहां वहां हम क्या यूज करेंगे? इंसुलेटर्स। एंड एयर भी क्या होती है? इंसुलेटिंग। ठीक है। सो जैसे यूटेंसिल्स पे हम वुडन या रबड़ हैंडल क्यों रखते हैं? ताकि जो उनकी हीट है वो डायरेक्टली हमारे हैंड में ना आ जाए, क्योंकि वो क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड मेटेलिक नॉब्स हैंडल्स आजकल सर्दियों में ठंडे क्यों लगेंगे? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो अपनी हीट बाहर निकाल देते हैं, इसलिए वो एकदम से ठंडे हो जाते हैं। बर्ड सर्दियों में अपने फेदर्स को फुलाकर बैठती हैं, क्यों? ऐसे 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 नोट करना, आजकल फुला रही होती हैं फेदर्स। कभी अगर जिंदगी में मोबाइल से बाहर टाइम मिल जाए तो देखना हमेशा वो क्या कर रही हैं, अपनी चिड़िया फेदर्स को क्या करती हैं? फुलाती हैं। क्यों फुलाती हैं? ताकि बीच में हवा आ जाए। हवा इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो उनको गर्माइश महसूस होगी। जो नया क्विल्ट होता है उसमें एयर ज्यादा होती है उसके मटेरियल में, इसीलिए वो वार्म होता है। पुराना चिपक जाएगा हौली हौली हौली, तो क्या लगेगा आपको? कंपैरेटिवली कम वार्म। कम वार्म का क्या मतलब है? वो आपकी बॉडी से हीट बाहर ज्यादा लेके जा रहा है, कंडक्ट ज्यादा कर रहा है। एंड अगर आप कभी भी, जो एस्किमोज हैं वो डबल्ड वॉल्ड हाउसेस बनाएंगे, या ट्रेन्स में एसी कंपार्टमेंट में जो आप देखोगे, जो एसी कंपार्टमेंट में जो शीशे होते हैं दो दो लगे होते हैं, एक अंदर एक बाहर, बीच में एयर होती है। वो किस लिए होती है? ताकि अंदर की कूलिंग या हीटिंग बाहर ना जा सके, बीच में एयर आ जाएगी। एयर क्या होती है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ भी अगर हम सिंगल ग्लास की वजह से दो ग्लास यूज करें तो क्या हो जाएंगे? कमरा क्या हो जाएगा? गर्म रहेगा। और मतलब जब एसी ऑन होगा तो क्या रहेगा? ठंडा। हीट बाहर कम जाएगी टेक्निकली, या बाहर से अंदर कम आएगी। क्या बात क्लियर है? कंडक्शन क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन अगर अगर कभी आएगी तो कम इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे थ्योरी है, इसमें कुछ नहीं आना।
टेक्निकली, बट एक बार सुन लेना, कन्वेक्शन क्या होती है? इट इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। जब मैटर खुद हीट होके एक पार्टिकल दूसरी जगह से जाएगा तो वो क्या होगा? खुद से वो एनर्जी लेके गया, तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। जैसे हवा चलना, आप कहते हो कि बहुत गर्म हवा चल रही है, या आप कहते हो बहुत ठंडी हवा चल रही है, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ एनर्जी कौन लेके जा रहा है? मीडियम लेके जा रहा है, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। ये सिर्फ फ्लूइड्स यानी लिक्विड्स और गैसेस में हो सकता है। जब आप पानी गर्म करते हो, नोट करना, गर्म पानी ऊपर आता रहता है चाय उबलने से पहले। जब आप पत्ती पुत्ती डालते हो उससे पहले देखा करो ना, पानी ऊपर आ रहा होता है। जो गर्म होगा वो किधर आई जाएगा? ऊपर। यानी उसमें कैसे हीट ट्रांसफर हो रही है? कन्वेक्शन में। इसकी एग्जाम्पल क्या है? विंड्स जो होती हैं, ट्रेड विंड्स, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, या हीटिंग ऑफ लिक्विड इन कंटेनर। तो प्रॉपर वातावरण का चेंज करना ड्यू टू एयर, जो एयर फ्लो करेगी, तो क्या होगा? जब गर्म हवा है तो वो एक तरफ से गर्म एनर्जी लेके आएगी, और जब ठंडी हवा है तो वो एक तरफ से एनर्जी लेके दूसरी तरफ जाएगी, यानी बिल्कुल ठंडी हवा फ्लो करेगी। तो जो मीडियम खुद से फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। क्या सबको क्लियर है? लैंड ब्रिज, सी ब्रिज बचपन में पढ़ी है, बस अभी पता होना चाहिए। तीसरा रेडिएशन, जो कुछ हद तक फिर से इंपॉर्टेंट है। इट इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सोर्स और रिसीवर एंड ऑल्सो मीडियम। इसमें जो एनर्जी ट्रेवल करेगी वो किस फॉर्म में करेगी? वेव्स। प्रॉपर एक वेव, एक पैकेट ऑफ एनर्जी बन के आएगा एक जगह से दूसरी जगह, जिसको मीडियम की जरूरत भी नहीं है, लेकिन एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, उसको बोलते हैं रेडिएशन। जैसे सूरज से अर्थ पे जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? रेडिएशन। इवन आप जब आग सेकते हो तो आग सेकने में थोड़ी बहुत तो गर्म हवा भी मूव कर रही होती है, लेकिन जो डायरेक्टली रेडिएशंस भी आपकी शरीर पे आ रही होती हैं, जो आपको मस्त गर्म कर रही होती है, तभी आप आग सेकते हो तो आप अंदर तक, शरीर तक फील करते हो, बिकॉज ऑफ रेडिएशन। ये नहीं कहते हड्डियां तक गर्म हो रही हैं, वो बिकॉज रेडिएशन भी आ रही है। क्या बात क्लियर है? उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट लॉ है, स्टीफन्स लॉ। उसने क्या कहा? दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी पर सेकेंड, प्लीज इधर ध्यान दें वंश, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी per second is directly proportional to fourth power of temperature and area of body. उसने कहा जो dq by dt है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? a t की पावर 4। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है दैट इज सिग्मा, जिसको बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? जिसकी वैल्यू है 5, 6, 7, 8, 5.67 इंटू 10 की पावर -8। यूनिट आपको खुद से बनानी पड़ेगी। इसकी यूनिट होगी वॉट, इसकी क्या होगी? पर मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? केल्विन की पावर 4। ठीक है, उसको वॉट नहीं लिखना चाहते तो जूल पर सेकंड लिख लो। क्या बात क्लियर है? एंड इफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज टी नॉट, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी क्या होगी? सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। याद करना है भाई सब, याद, इसमें दिमाग मत लगाने लग जाना, सीधा लॉ है। लॉ, लॉ मीन्स ऐसे ही है, तो आपको ऐसे ही याद करना है। अगर ब्लैक बॉडी ना हो तो उसकी एमिसिविटी गिवन होती है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी 1 होती है, बाकी बॉडीज की एमिसिविटी कुछ होगी, तो अगर कभी आ जाए तो ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको भी एज ए थ्योरी आपको पूरे अच्छे से याद रखना। नोट्स में हमने बहुत डिटेल में करा हुआ है, जितना हर बच्चे को एटलीस्ट याद होना चाहिए वो यहाँ पे गिवन है। एक बार निगाह मारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसके आने की संभावना पूरी पूरी रहती है। टेक्निकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट में, हीट ट्रांसफर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंडक्शन और उसके न्यूमेरिकल्स। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स लॉ। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जैसे कोई चीज पड़े पड़े ठंडी हो रही हो, जैसे आप चाय पी रहे हो, आपने चाय रख दी और वो ठंडी हो रही है, तो उसके लिए जो लॉ है दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उसने क्या कहा? प्लीज ये लॉ आना चाहिए और इसका न्यूमेरिकल एक होता है वो भी आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या है? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग्स, प्रोवाइडेड दैट डिफरेंस इज लेस देन
40 डिग्री सेल्सियस। क्या बात क्लियर है? जिस रेट से बॉडी अपने में से हीट लूज करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, दैट इज माइनस dq by dt. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। यानी माइनस dq by dt क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t माइनस t नॉट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया c। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ गया? और जब बॉडी अपना हीट को लूज करती है तो dq होता है ms डेल्टा t। कल ही तो करा था। जब तक स्टेट नहीं चेंज होती तो जो हीट लॉस्ट बाय बॉडी होती है या हीट गेन बाय बॉडी होगी, इस केस में लॉस्ट होगी, वो क्या होगी? ms डेल्टा t। तो dq की जगह डाल दो ms डेल्टा t। और फिर ध्यान से देखो यहां पर c, m और s कांस्टेंट है, तो उस लॉ को थोड़ा सा चेंज कर दिया। दैट इज d कैपिटल T बाय d स्मॉल t। d कैपिटल T मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और नीचे क्या है? चेंज इन टाइम। सो इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर। क्या बोल सकते हैं? ये सेकंड स्टेटमेंट होगी ना, उसी उसी लॉ की हमने दूसरी सेकंड स्टेटमेंट बनाई, दैट रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। तो ओरिजिनल लॉ क्या था? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग प्रोवाइडेड दैट इज लेस देन 40 डिग्री। उसी से हमने क्या ड्राइव कर लिया? रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर is also directly proportional to temperature difference of body and surrounding, and also वो 40 डिग्री वाली कंडीशन यहां भी है। इस पे यही न्यूमेरिकल आता है और कुछ नहीं बनना। चाहे नीट लगा लो, चाहे जेई लगा लो, चाहे स्कूल लगा लो, यही न्यूमेरिकल बनना है। किसने वीडियो ऑन करा हुआ यार? हम नहीं करा हुआ। अच्छा, ऐसे भी होता है। टेम्परेचर ऑफ बॉडी falls from 50 डिग्री सेल्सियस टू 46। ये कब से आ रही थी? मैं यहाँ पे शुरू से आई थी, कभी आई थी? हैं? तो सारे में आ गया होगा, चलो कोई नहीं, हो गया रिकॉर्डिंग में जो आता। टेम्परेचर ऑफ बॉडी फॉल्स फ्रॉम 50 टू 46 इन 5 मिनट्स। अब 46 टू 42 कितना टाइम लगेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, पहली ऑप्शन होती है 5 मिनट, बच्चा बहक जाता है, कहता 50 तो 46 गया 5, तो 46 तो 42 कितना जाएगा? इजी क्वेश्चन 5, जो गलत है। पहले वो हाई टेम्परेचर पे फॉल कर रहा है तो उसको समय क्या लगेगा? कम। फिर कंपैरेटिवली लो पे फॉल कर रहा है तो समय क्या लगेगा? ज्यादा। तुक्का ही मारना है तो 5 से ज्यादा मार। क्या बात क्लियर है? जब तुक्का 3.5 पे मार रहा है फिर तो बहुत ही बेइज्जती वाली बात है। तो इधर देखो, तो पहले इस लॉ को लगाएंगे, डी टी बाय डी स्मॉल टी। ये लगाना है यार, सीधी गल सुनो, ये लगाना है, ठीक है? अब ध्यान से देखो वैल्यूज कैसे डालनी है। 50 से 46 गया तो dt की वैल्यू आ गई 4। कितनी आ गई? कितने समय में गया? 5। दैट इज इक्वल टू k टाइम्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग दे दिया होगा 30, बॉडी का टेम्परेचर भूल मत जाना, एवरेज डालना है। 50 टू 46 एवरेज कितनी होगी? 48। एक इक्वेशन बन गई यार। टेम्परेचर चेंज कितना आया? 4 से, अपॉन कितने टाइम में आया? 5 मिनट। दैट इज इक्वल टू k टाइम्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी। 50 टू 46 एवरेज मान लो, बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा ऑन एवरेज? 48, और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना है? 30। फिर बाद में टेम्परेचर गया 46 टू 42, तो चेंज कितनी हो गई? 4। टाइम निकालना है, k तो k है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी 46 और 42 की एवरेज 44, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 30, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना, t निकल के आता है। क्या बात क्लियर है? हाँ ना बोलो।